स्क्रीन शेयर्ड हो गया ना? सर ये मैंने कर दिया सर, एक ऑडियो लेक्चर से कवर। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बाद मैंने बस यही बताया था कि ये दोनों का ग्राफ है, ये पॉजिटिव डेविएशन का और ये नेगेटिव डेविएशन का, और ये मैंने होमवर्क दिया था। सर मेरे कुछ डाउट्स है सर, मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। जी जी। एक सेकंड सर, मैंने नोट किया, मैं खोल रहा हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर वो जो क्राइटेरिया के अंदर सर इंटरेक्शन था ना सर, सर वो इंटरेक्शन नहीं समझ आया सर, हाँ, वो कैसे करना है, कैसे करते हैं उसको। चलिए इधर देखिए जरा। यहाँ पे ए है, ए है, और यहाँ बी भी है, राइट? यस सर। मतलब ए पार्टिकल है, बहुत सारे ए पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको इंटरेक्शन बोल रहे हैं हम लोग। सिमिलरली यहाँ भी पी और बी है, तो यहाँ भी बी और बी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। और जैसे कि एक बड़े कंटेनर में डाल दिया आपने, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इस टाइप से बनेगा, यानी यहाँ पे भी जो इंटरेक्शन होगा बेसिकली वो ए और बी के बीच में होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे जो यस। इंट्रैक्शन है बेसिकली अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में, वो अगर ए बी के बराबर होगा, अगर ए बी के बराबर होगा, मतलब इसमें जितना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो, जितना इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो, उतना ही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच में होगा, तो वो आइडियल होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। अगर यही फोर्स, ये जो ए और बी के इंट्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो नॉन आइडियल हो जाएगा। यही बताया था मैं। यस सर। अब इसमें भी दो टाइप का आता है कि या तो ऐसा हो सकता है कि जब ये प्योर पार्टिकल्स हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो और सॉल्यूशन का पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, या फिर ये हो सकता है कि जब प्योर थे तो इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम है और सॉल्यूशन के पार्टिकल में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है। ये बात समझ में आ रहा है? सर तो जब प्योर वाला ज्यादा होगा तो इसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। जब प्योर वाला ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और जो सॉल्यूशन नेगेटिव में ज्यादा होगा डेविएशन। उसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। एक्चुअल में होता क्या है, आप खुद ही देखिए। सॉल्यूशन में जो प्रेशर होता है वो देखिए, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इसमें कम है कि नहीं? प्योर वाले यस से सर। कम दिख रहा है। कम अब है कम सर। है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर वाला, यस क्योंकि सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर ज्यादा है, तो उसमें जो वेपर प्रेशर होगा कम क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। वहीं पे यहाँ बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन में, तो सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वेपर प्रेशर यहाँ कम होता है, और प्योर में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ये बात क्लियर है? यस सर। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, वेपर प्रेशर जो होता है अगर ये इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी चीज लिक्विड से उसमें चेंज हो जाए वेपर में, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है? यस सर। तो अगर कोई चीज जल्दी वेपर में चेंज हो जा रहा है, दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और वो कोई चीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर डेल्टा जी और डेल्टा एस वाला बराबर। डेल्टा जी और डेल्टा एस में देखिए क्या होता है, ऐसे ही आप जब भी लेक्चर हो उसको रीड किया करिए और उसमें जो भी हो उसको नोट करके समझा करिए कॉन्सेप्ट को, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा जी की बात करते हैं। ये जो डेल्टा जी है, आपको पता है क्लास 11th में आपने पढ़ा है, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या है ये? गिव्स फ्री एनर्जी। और इससे बेसिकली हमें स्पॉन्टेनिटी का पता चलता है कि अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये जो प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट हैपन। दिस प्रोसेस टू मेक इट हैपन दिस प्रोसेस, आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंट लाइक टेम्परेचर या एनर्जी या प्रेशर, कोई भी चीज अप्लाई करना पड़ेगा, उसे कहते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वहीं पे डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये होगा आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है
कि आपका जो एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती है। ये बात समझ रहे हैं आप? एक्सटर्नल एजेंट वाला एज इन समझ नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल एजेंट लाइक, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा जैसे प्रेशर ऐड किया या टेम्परेचर ऐड किया तभी होगा। जैसे मान लीजिए CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना आपने? सर अब इस ये किस में कन्वर्ट होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कन्वर्ट होता है। डाइऑक्साइड सर। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, जब तक आप इसको हीट नहीं करेंगे तब तक टूटेगा क्या? नहीं सर नहीं। हाँ, तो ये एक्सटर्नल एजेंट हो गया आपका हीट। ठीक है, ओके सर। टेम्परेचर इंक्रीज किया या प्रेशर लगाया इसको कन्वर्ट करने के लिए, इन सब चीजों को कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल एजेंट इसी को कह रहा हूं मैं। ये बात समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे आ गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में मतलब एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने सॉल्ट को वाटर में मिला दिया, सॉल्ट वाटर में मिला दिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या अब इसमें आप टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह लगाने की जरूरत है क्या? ये तो खुद ब नहीं खुद सर। इसमें घुल जाएगा ना, सॉल्यूबल हो जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो और डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो पे इक्विलिब्रियम होता है, जो कि क्लास 11th में पढ़ा आपने। तो वहां पे मैंने लिखा था दोनों ही पार्ट में कि डेल्टा जी जो होता है लेस देन जीरो होता है। वो इसीलिए कि आपको कोई भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए डेल्टा जी लेस देन जीरो। ये बात समझ में आया? यस सर क्लियर है। अब यहाँ पे डेल्टा एस की बात होती है जो कि ग्रेटर देन जीरो होता है। देखिए ये जो डेल्टा एस होता है, ये इसे कहते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या कहते हैं इसे? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए चार स्टूडेंट एक क्लास में है और वो रैंडमनेस मतलब इधर उधर मूव कर रहे हैं या फिर नॉइज फैला रहे हैं या फिर मतलब हल्ला कर रहे हैं। तो वो जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो होता है या फिर डिसऑर्डरनेस, ठीक है, ये डिपेंड करता है मेनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा रेंडमनेस होगा या नहीं? यस सर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक ए है जो कि काफी कम है, यहाँ बी है वो भी काफी कम है, यहाँ भी रेंडमनेस होगा कुछ, यहाँ भी रेंडमनेस होगा। बट जब आपने बड़े कंटेनर में एक साथ रखा, आप एक ही बात बताइए, एक अलग स्टूडेंट, एक अलग क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट है, एक अलग क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट है, दोनों अलग अलग अपना हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन 20 मतलब दोनों क्लास के स्टूडेंट को एक बड़े से क्लास में रख दीजिएगा, तो वहां रेंडमनेस ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली डेल्टा एस जो देखेंगे आप, तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, जो फाइनल आफ्टर आपने स्टूडेंट को सबको निकाल के एक ही क्लास में रख दिया, फाइनल जो कि ज्यादा होगा, ठीक है, मोर होगा। और इसमें से अगर लेस हम लोग हटाएंगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव देगा कि नहीं? मतलब अगर फाइनल देखेंगे तो स्टूडेंट ज्यादा है वहां पे, तो रेंडमनेस ज्यादा होगा। माइनस अलग अलग देखेंगे तो इनका रेंडमनेस कम होगा। तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा। समझ में आया? सर आपने इधर लेस देन जीरो की लिख लिया है जगह। किसमें लेस देन जीरो लिखा हूँ? डेल्टा एस, वेट अ मिनट, रुक जाइए, ये स्लाइड ही मैं चेंज करके यहाँ देख रहा हूँ। दोनों में डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है। हाँ ग्रेटर है सर, मैंने गलती से इसको लिख दिया। हाँ, ये गलतियाँ छोटी छोटी बाद में भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। सर एक क्वेश्चन दिया था सर आपने बुक में सर। सर वो मैंने ट्राई किया सर, मेरे से हुआ नहीं सर, एक बार आप बताओ। कौन सा क्वेश्चन है? सर जिसमें x प्लस वाई 2 3 होल्स और 3 टोटल ओके, प्रेशर गिवन था विटामिन। सर उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, चलिए। रुक जाइए, मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ। ये क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आपने थोड़ा सा सही से ट्राई करते हैं आप, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। वेट अ मिनट। हाँ, ये रहा। हाँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए, एक x है और एक y है। जब x 2 मोल्स है और y 3 मोल्स है,
तो ये जो टोटल प्रेशर है यहाँ पे वो 500 mmHg है, यस और नो। यस और सर। इसको जब 3 मोल्स किया और इसको 2 मोल्स किया तब ये आपका 400 mmHg है। अब यहाँ पे जो अपने को बताना है, यहाँ पे वो बताना है कैलकुलेट पी नॉट एक्स एंड पी नॉट वाई। ठीक है, ये चीज बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमें ये निकालना है तो सीधे सीधे टोटल प्रेशर दे रखा है, ये एक्स और वाई है, तो पीटी इज इक्वल टू क्या मैं ये लिख दूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, इन द सेम वे ये भी लिख सकता हूँ पी एक्स के जगह पी नॉट एक्स 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 प्लस पी नॉट वाई एक्स वाई लिख सकता हूँ। मोल फ्रैक्शन है ये, रुक जाइए, मोल फ्रैक्शन को थोड़ा मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई लिख सकता हूँ। यस अब देखिए यहाँ पे बेसिकली पीटी का वैल्यू इसके लिए पहले लिख रहा हूँ, पीटी के वैल्यू इसके लिए क्या है, पीटी के लिए 500 mg है, 500 mmHg इज इक्वल टू पी नॉट, ये तो हमें निकालना पी नॉट एक्स। ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स पहले वाले के लिए लिख रहे हैं क्योंकि ये लिया हूं मैं। अब यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 2 + 3 5 होगा कि नहीं। यस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई करे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई अपॉन टोटल 3 + मोल्स 5 आ 5 3/5। जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, पी नॉट एक्स और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स 2/5 ले लिया, प्लस यहाँ पे पी नॉट वाई और यहाँ पे क्या ले लेंगे 3/5 इज इक्वल टू 500 लिख सकता हूँ। यस सर। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, बस थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐसे ले लूंगा 2p0। ठीक है, और यहाँ 2p0 उससे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 5 आ जाएगा तो ये 2p0 x आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3p0 y आ जाएगा इज इक्वल टू 500। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा अपने को 2p0x प्लस 3p0y इज इक्वल टू 5 5 जो 2500, पहला इक्वेशन मिल गया। यस सर। अब दूसरा वाला इक्वेशन ले लीजिए, दूसरा वाला इक्वेशन लगाने के लिए फिर से हम लगा देंगे पी नॉट एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू 400 mmHg दे रखा है। ठीक है, सर आ गया। तो बस स्टार्टिंग अब वाला। यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही इक्वेशन कुछ बन जाएगा, ये निकाल लेंगे। ठीक है, यस सर। सर वो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन में गलती से प्रोसेस तो ठीक कर रहा था। ओके ओके। तो अलविया आपको कोई डाउट है फ्रॉम द लास्ट क्लास? नहीं सर। ओके, तो बेसिकली हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कर रहे थे, और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जो कि रॉल्स लॉ पे ही बेस्ड है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि हमने बेंजीन को टॉलिन में मिलाया, बेंजीन प्लस टॉलिन का एक सॉल्यूशन लिया हमने। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग साथ में। तो यहाँ देखिए बेंजीन प्लस टॉलिन की जब बात करेंगे हम लोग, तो पीटी इज इक्वल टू दिस मच दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है वेयर पीटी इज टोटल प्रेशर एंड जेटा बी इज मोल फ्रैक्शन। ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। सो बेसिकली हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, मतलब पी नॉट बी एंड पी नॉट टी निकालना है। जरा देखिए, अगर नहीं आता है तो बताइए, मैं बताऊंगा कैसे करना है।
अर्पित अगर सवाल समझ में ना आए, कुछ ना कर पाए तो बता दीजिएगा। अभी आप भी। अर्पित एंड आलविया, ये सवाल हो जाएगा। अर्पित, ओके। फिर क्वेश्चन निकाल। ये एक्सप्लेन करूं मैं? नहीं सर, सर पी नॉट टी की वैल्यू 60 है। पी नॉट टी की वैल्यू 60? नहीं, आई डोंट थिंक पी नॉट टी की वैल्यू 60 है। पी नॉट टी बोल रहे हैं ना आप? नहीं सर, बी सर। पी नॉट बी? नहीं, चलिए मैं बताऊं इसे, यस थोड़ा सर। सा मिस्टेक नहीं कर। अलवी, आपका हो गया? देखिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में इसके अलावा, ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अलावा। लेकिन अपने को पता है कि ये एक इक्वेशन दे रखा है जो बेंजीन और टॉलिन के सॉल्यूशन का है, तो मैं इस पे पीटी इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पीबी प्लस पीटी? ये तो लिख ही सकता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन। सो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पी नॉट बी जेटा बी प्लस पी नॉट टी जेटा टी, ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए, ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज मेक अ इक्वेशन लाइक दिस एंड देन कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। जेटा बी को मैं बिग बी ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बिग बी दे रखा है, कैपिटल बी दे रखा है। अब इक्वेशन में मुझे ये नहीं दिख रहा है कि जेटा टी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पी नॉट टी, और आपको एक पता है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जेटा टी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन है
उसको रिप्लेस कर दूंगा बी से, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दूंगा बी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस जेटा बी, हो जाएगा या नहीं बताइए जरा अर्पित। यस सर। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पी नॉट बी जेटा बी, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पी नॉट टी, और यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो पी नॉट टी जेटा बी, और ये टोटल प्रेशर पीटी हो जाएगा। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि पीटी को पहले लिख दिया, ठीक है, बस सॉल्व करने का तरीका है आप लोगों को दिखे इस वजह से, पी नॉट टी सॉरी पी नॉट बी, दिस इज बी, कैपिटल बी लिखिए क्योंकि बी ही ले रहा हूँ, ठीक है, और जेटा बी, और माइनस में क्या आ जाएगा पी नॉट टी जेटा बी, ठीक है, लिखने का बस तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए पीटी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पी नॉट टी ही रहने दीजिए, और देखिए इन दोनों में जेटा बी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, और जेटा बी को यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा बस पी नॉट बी, और माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा पी नॉट टी बचेगा, ठीक है। अब ओरिजिनल इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, पी टी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 जेटा बी, यही है ना ओरिजिनल इक्वेशन, तो इसी टाइप से बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, यानी जो प्योर वेपर प्रेशर है टॉलिन का वो किसके बराबर है 100 के बराबर है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा इक्वेशन इसके बराबर 60 के बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी विल बी इक्वल टू 60, विल बी इक्वल टू 60, पी नॉट टी ऑलरेडी अपने को पता है कितना है 100 है, तो 100 विल बी इक्वल्स टू 60, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है अपने पास आ जाएगा 100 प्लस 60 दैट इज 160। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। ऊपर स्लाइड करने की जरूरत है क्या? नो सर। हो गया। अलविया आपका हो गया? अलविया ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। कभी कभी डायरेक्ट सवाल ऐसा दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, या फिर ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और विद नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए वो तो डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, कि फॉर्म करने के बाद किसमें इंटरेक्शन है ज्यादा किसमें कम है, वो तो आपको एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा, ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देयर इज सम ट्रिक जिससे हम एब्रप्टली ये बता सकते हैं ऑलमोस्ट कि कौन आइडियल है और कौन नॉन आइडियल है। मैं पूरा लिस्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं एक लिस्ट लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन, और यहाँ पे अपने पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि दो पार्ट में होगा, एक होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा जो होगा आपका वो होगा नेगेटिव डेविएशन। मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो इसमें आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जिसमें आपकी सिमिलरिटी होगी, जैसे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होगा सिमिलरिटी होगी। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन ब्यूटाइल क्लोराइड ले लीजिए, अगर इसको आपने मिक्स कर दिया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है भाई? तो यहाँ ब्यूटाइल है, यहाँ ब्यूटाइल है, ये क्लोराइड है और ये ब्रोमाइड है। दैट मीन्स कि ये बेसिकली आपका हेलोजेंस है। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये सिमिलरिटी समझ में आ रहा है अर्पित? सर समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्या ये कंपाउंड सिमिलर दिख रहे हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल ब्रोमाइड? यस सर है सिमिलर। तो सिमिलर कंपाउंड जब मिक्स होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा ओके ओके सर आ गया। अगर अगर इसमें आप देखेंगे कि अगर इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो क्लोरोब्यूटेन होगा और ब्रोमोब्यूटेन होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्यूटाइल ब्यूटाइल जो है वो कॉमन आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, इस वजह से ये क्या बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। आइडियल इट्स जस्ट अ सॉल्यूशन। ट्रिक। ठीक है, अब जो दूसरा यस वाला है सर। आपके पास देख लीजिए, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। ये भी सिमिलर लग रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? ये भी जो आइडियल होगा सर। आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तीसरा ले लेते हैं हम लोग, क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्या ये सेम लग रहा है? यस सर। बेंजीन बेंजीन सिमिलर आ रहा है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बन आइडियल जाएगा। सर। अब यहाँ पे आ जाएगा एन हेक्सेन, जो कि लास्ट ईयर या किसी ईयर में अभी पूछा था, ईयर याद नहीं है, नीट में। एंड एन हेप्टेन। ठीक है, तो एल्केन एल्केन दिख रहा है कि नहीं? ये एल्केन एल्केन, तो ये भी क्या बनेगा? यस आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे बात आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड विद नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला हमेशा ध्यान में रखिएगा, जनरली अल्कोहल होगा। क्या होगा आपका? मिथेनॉल या इथेनॉल होगा। और नेगेटिव डेविएशन वाला जो होता है आपका, वो होता है आपका एसिड जनरली। बाकी जो एक्सेप्शन होंगे उन पे स्टार टिक कर दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव डेविएशन में जो सबसे पहला ले लेता हूं मैं, CH3OH, यानी ये मिथेनॉल हो गया कि नहीं? अल्कोहल हो गया। अगर इसमें वाटर मिला हुआ है तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, फिर आपका इथेनॉल ले लेते हैं, C2H5OH, और ये क्या हो जाएगा? H2O। अगेन यहाँ पे CH3OH, और प्लस में ले लेते हैं हम लोग CCl4। फिर यहाँ आ जाएगा अपने पास इथेनॉल, ये भी आपका अल्कोहल हो गया, प्लस साइक्लोहेक्सेन। यहाँ एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। इस पे आप लोग स्टार टिक कर लीजिएगा। फिर अपने पास आ जाएगा एसीटोन प्लस इथेनॉल। तो इसमें तो अल्कोहल दिख रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। जब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो एसिड होगा HCl प्लस H2O, HNO3 होगा प्लस H2O, ये भी आपका नेगेटिव डेविएशन देगा। H2O प्लस, यहाँ तो एसिड आ जाएगा आपका मिथेनोइक एसिड HCOOH। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास H2O प्लस इथेनोइक एसिड CH3COOH। एंड देन आ जाएगा CHCl3 प्लस C6H6 बेंजीन। ये आपका स्टार टिक कर लीजिएगा यहाँ पे। इसका क्या है प्राइमरी, हम कैसे पहचानेंगे इसका नेगेटिव डेविएशन में? ये एसिड एसिड HCl एसिड, HNO3 एसिड, एसिड एसिड, और जो नहीं होगा एसिड में उसका मैंने वो लिख के दे दिया, मतलब स्टार मार्क कर ओके देंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। सर। फिर यहाँ पे CH3COOH प्लस pyridine, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3OH, ये वाला एक स्टार मार्क कर देंगे, CH3COOH। और लास्ट जो है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ले जाके, ये आपके पास प्रोपेनॉन CH3COCH3 प्लस एनिलीन। तो बेसिकली बात एकदम ही सिंपल है। आइडियल सॉल्यूशन जहाँ पे सिमिलरिटी होती है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन जो होगा वो अल्कोहल जनरली होता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन जो होता है आपका, वो एसिड जनरली होता है। तो इन सबको ध्यान में रखना है।
जब हो जाए तो बताइए। सर वो सेकंड लास्ट में क्या लिखा है नेगेटिव डेविएशन में? CH3COOH and pyridine. ओके। Pyridine. हो जाए तो बताइएगा आपको। रिटर्न। डन। हो गया अर्पित, हो गया ना? अर्पित, अर्पित आर यू देयर? अलविया? ओके। तो देखिए यहाँ पे सवाल ऐसे भी पूछता है, द मिक्सचर which shows positive deviation from Rawls law ethanol plus acetone, benzene plus toluene, acetone plus chloroform, and you know what does chloroform in CHCl, and D is chloroethane plus bromoethane. पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल प्लस एसीटोन होगा, बताइए जरा। वेरी गुड, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, कॉन्सेंट्रेशन तो हम सारी चीजें हो गई हैं। अब अपने पास जो आएगा वो आएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अरे लिखा नहीं था, एक सेकंड एक सेकंड। यस सर हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ देखिए, टॉपिक डालिएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसके बारे में बता दूं। सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि बस नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड ना करे, उसे कहते हैं हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन इट, दोज प्रॉपर्टी of dilute solution, those property of dilute solution which depend upon number of solute particles, which depends on number of solute particles and not
on the nature of and not on the nature of solute particles. So basically जो भी आपका प्रॉपर्टी, जो ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उसे कहते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें अपने पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, और पहले का नाम जो होता है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, यस सर ऊपर आपने लिखा है डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और नीचे का लिखा है नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके। डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सो सेकंड इज आता है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो आता है आपका वो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ जो आता है आपके पास वो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 चीजें हैं यहाँ पे, 4 प्रॉपर्टीज है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। हो गया अर्पित? यस सर। वेरी गुड। नाउ सी, ये आपको ध्यान में है रिलेटिव इन लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मैंने आप लोगों को कराया था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमने लिखा था RLVP। क्या लिखा था? RLVP, जिसमें एक फॉर्मूला आया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल प्रेशर माइनस PA अपॉन P नॉट A। जब हमने लिखा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, याद आया या नहीं? यस सर। तो ये वाला मैंने करा चुका है ऑलरेडी, इसका डेरिवेशन करा चुके हैं, तो डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे। तो सेकंड से बेसिकली हमें स्टार्ट करना है। तो ये लिख लिया आपने अर्पित? यस सर। यहाँ पे ये चीज जरूर लिख लीजिएगा कि ये क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये जो P नॉट A है, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, और PA जो है इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ना कह के, चूंकि सॉल्यूशन में अकेला यही प्रेजेंट होता है, तो हम लोग कहते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ पे 2 चीजें प्रेजेंट होता है, A और B, लेकिन B के वजह से कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप अर्पित, अलविया? यस सर। तो इस वजह से ऐसा होता है। सो प्लीज डू इट, अगर ये हो गया हो तो बताइएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
हो गया आप लोगों यस सर हो गया। का? ओके, एवरीवन डन, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। और ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात, ये सारी बातें कब की होती है पता है? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा कि नहीं? वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ था। आपको ये सिनारियो याद है? सर वहीं पे सारी चीजें हुई थी। रुक जाइए, मैं याद दिला, यहाँ पे मैंने एक सवाल भी कराया था। ओके, ये रहा टॉपिक, पढ़ सकते हैं आप? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, याद आया? ये वाला टॉपिक ध्यान आया? यहाँ पे प्योर ए था, वोलेटाइल सॉल्वेंट था, तो पी नॉट ए। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ड्यू टू दिस सॉल्वेंट सॉल्यूट इज जीरो होगा कि नहीं? मेरे सवाल का जवाब देते जाइए। यस सर। अब यहाँ पे ए और बी मिला, तो यहाँ पे पी ए होगा, पी बी तो आपका जीरो होगा क्योंकि ये वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं करेगा। तो ये वाला सवाल पढ़िए और इसका आंसर देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या प्योर प्रेशर वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से या सॉल्यूशन के प्रेशर से, या कम होगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? चलिए अच्छा है, इसमें टिक भी नहीं किया हूं, तो इसके बारे में सोच के बताइए जरा। ओफो, वेट अ मिनट। चाय। हाँ अर्पित, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। इस सवाल का जवाब दे दीजिए जरा। अलविया आप भी बोलिए। इस सवाल का जवाब दे सकते हैं आप? इतना सोच रहे हैं। अर्पित एंड आलिया, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ए बी सी डी बताइए जरा जल्दी। अर्पित यस। बताइए। नहीं आता है तो भी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। शुड आई एक्सप्लेन?
इतना सोचना नहीं है, हो गया 3 4 5 मिनट होगा। अलविया, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, या आवाज नहीं जा रही है तो भी बताइए। Am I audible everyone? अर्पित, यस अर्पित आर यू देयर? हाँ तो ये बताइए, ये सवाल हो जाएगा या नहीं इसी तरह, या तो नहीं आ रहा तो बता दीजिए ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। क्या बोल रहा आपने, कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा था बता। चलिए इधर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो 0 होता है। और जैसे आपने इसको मिलाया इसमें, तो यहाँ पे आपके पास ये बी के वजह से तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा, बट ए के वजह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कि यहाँ पे क्या होता है कि ये इस वाले में, इस प्योर वाले की बात कर रहे हैं, ए जो है पूरा सरफेस मॉलिक्यूल क्या करेगा, एवापोरेट होगा। होगा या नहीं? पूरे यस सरफेस सर। मॉलिक्यूल पे एवापोरेट होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ए और कुछ बी होंगे, तो सरफेस मॉलिक्यूल पे बी भी होगा। तो बेसिकली जितने ए होंगे सरफेस मॉलिक्यूल पे, मतलब इससे तो कम ही होंगे क्योंकि उसमें पूरा प्योर ए था। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ए एवापोरेट हो जाएंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, बी कुछ आ जाएंगे जो कि ए को रिप्लेस कर देंगे। तो कम ए एवापोरेट होगा, यानी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, और जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए सही है या नहीं? Nice. यस सर। बात समझ में आई? ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया आपने, तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ कि नहीं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया आपने, तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ कि नहीं? बोलिए, तभी पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं। और वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा या नहीं? यस सर, इंक्रीज होगा। हाँ, तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। आप देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में आपने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। यहाँ पे भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया आपने, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा जिसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड हेंस वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हैं बात को? सर अगर अभी भी समझ में नहीं, हाँ बोलिए। सर आ रहा है समझ। ठीक है, अगर समझ में कुछ भी ना आया पूछ लीजिएगा दोबारा। चलिए बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से प्रेशर लगने वाले के बराबर हो जाए, उसे कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, द टेम्परेचर एट विच solution becomes equal to atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure. So it is so easy to understand कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जैसे आप बॉईल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इसे उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग,
बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बात समझ में आया? यस सर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। उसी को कहते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो प्योर सॉल्वेंट होगा इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के बताइए अगर हो गया तो। ये हो जाए तो बताइए अल्विया एंड अर्पित। यस सर होगा। वेरी गुड। नाउ सी, ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कराया था। मैंने कराया था आपको सब्सटेंस, जब हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको अगर याद ना हो तो। हाँ, सब्सटेंस, और यहाँ पे एक ग्राफ दिखा आप लोगों को, ये वाला, इस टाइप से ग्राफ बनता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये ग्राफ भी आपका बेसिकली ये बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देता है। तो ये ग्राफ भी जो होता है आपका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का होता है। अब एक बात बताइए कि जैसे कि मैंने बताया, प्योर सॉल्वेंट जो होगा वो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा, यानी वो जल्दी बॉयल कर जाएगा या नहीं? यस और नो? अर्पित, सवाल के जवाब दीजिए ताकि मुझे समझ में आए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो ग्राफ देखा गया वो कुछ ऐसा आया। ये जो था आपका सॉल्वेंट के लिए था जब ये प्योर था, जब प्योर था तो ये बेसिकली इस टेम्परेचर पे टी नॉट बी, नॉट का मतलब प्योर, इस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जा रहा था। लेकिन जब ये इम्प्योर हुआ, दैट मीन्स इस इतना वेपर प्रेशर दिया, लेकिन जैसे ये सॉल्यूशन बना, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया, तो ये टीबी टेम्परेचर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जैसे कि मैंने बताया आपको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे आप तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो आप खुद ही देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। और ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं सबसे पहले डेल्टा टीबी। ठीक है, ये बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो टीबी है ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी नॉट बी जो है वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत आसान है, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली अपने को ये पता चलता है, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही आसान है, एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि गेट डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। और एम जो होता है आपने पढ़ लिया है मोलालिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैंने पढ़ा था मोलालिटी। और इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, के बी, के बी, ये कांस्टेंट होता है के बी। ठीक है, और ये होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको कहते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और के बी इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन में एम। और इसकी यूनिट की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ देख लीजिए, ये डेल्टा टीबी है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज केल्विन, और ये होगा मोल पर केजी, तो केल्विन और फिर केजी तो ऊपर आ जाएगा, पर केजी था, और यहाँ पे आ जाएगा पर मोल, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। सो प्लीज डू राइट इट एंड लेट मी नो अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो। सर ऊपर कर दो थोड़ा सा। ऊपर बोले तो स्लाइड अप, इधर यस। रुक जाइए, ये चीज, ये लिखा नहीं था आपने, हाँ सर ये तो हो गया, मुझे लगा ऊपर करें तो कुछ। डाउन करूं? हाँ सर ऊपर। डन। सर डन। वेरी गुड, अलविया आपका हो गया। चलिए एक सवाल देता हूँ। चलिए एक सवाल देता हूँ मैं आपको, इजी है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, प्लीज थिंक अबाउट इट। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 1 kg of water, you can take it, of water, calculate boiling point of solution if boiling point of water is 373 Kelvin and Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole.
अर्पित ये सवाल हो जाएगा। यस सर। वेरी गुड। Any answer? अर्पित हो जाएगा या मैं एक्सप्लेन करूं? अर्पित यस सर। हो गया? सर एक सेकंड सर। चलिए, अगर नए हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर 0.52 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है सर, वो क्या है? 0.kb 0 पॉइंट ये 0.52। यस सर। ये केबी है आपका। सर वाटर ये हाँ, वाटर का, ये सॉल्वेंट का होता है, केबी फॉर वाटर। सॉल्यूट तो यहाँ नॉन वोलेटाइल होता है ना। सर एक बार आप बता दो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, सवाल बहुत आसान है। अपने को पता है, केबी देख के अपने ध्यान में यही आना चाहिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, केबी भी गिवन है, एम निकाल सकते हैं। एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। ये जो मास होना चाहिए, किसका होना चाहिए? सॉल्वेंट का होना चाहिए। तो लगा लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास जो ग्लूकोज का होता है 180 होता है। C6H12O6, C6H12O6, ये किसका होगा? आपका ग्लूकोज का होगा। जो मास निकालेंगे तो 180 आएगा। अब बात करते हैं मास ऑफ। तो देख लीजिए 1 kg ऑफ वाटर दे ही रखा है, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स, यानी 1/10 मोलालिटी आ गया। और केबी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से डेल्टा टीबी अपने को मिल जाएगा। डेल्टा टीबी
विल बी इक्वल टू केबी का वैल्यू 0.52 इनटू 1/10, विच मीन्स डेल्टा टीवी का वैल्यू 0.052 केल्विन आ गया। ये बात समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर, आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मैंने लिखवाया था टीबी माइनस टी नॉट बी। अपने को यही निकालना है ना, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब देख लीजिए डेल्टा टीबी का वैल्यू गिवन है, डेल्टा टीबी कितना है 0.052, और ये टीबी जो है यही लिखवाया था ना, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो ये आपका दे दिया, ये तो निकालना है टीबी, टीबी का वैल्यू क्या करना है आपको, निकालना है। तो टीबी माइनस ये क्या हो जाएगा 0.052, 0.052। तो यहाँ पे अगर आप टीबी का वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके ऐड होगा, ठीक है। वेट अ मिनट, मैंने ये गलत लिख दिया। यहाँ पे सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का दे रखा है ना ये 373, तो ये 373 और इधर जाके ये ऐड होगा तो 373.052 केल्विन ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? इसके लिए हो गया। यस सर। वेरी गुड। तो ये था आपका बहुत ही आसान सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। जो थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे लिखिए जरा। तो यहाँ पे देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि फ्रीज करना मतलब सॉलिड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को सॉलिड में आप कन्वर्ट करना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम डालते हैं तो वो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, तो वो कुछ लिक्विड को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, साथ साथ में आप लोग भी लिखिए। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid state
becomes equal to the vapor pressure of solid state. So basically vapor pressure of solid state and liquid state जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए उसी को कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पे अगर एक ग्राफ निकालते हैं सेम टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर की, तो आप लोग देख सकते हैं ग्राफ बहुत ही आसान होता है। ये आपको किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। ये जो पॉइंट होगा आपका ये सॉल्वेंट के लिए होता है, ठीक है। ये सॉल्वेंट के लिए है, बेसिकली प्योर सॉल्वेंट है, इसका डिप्रेशन पॉइंट यहाँ है। और जैसे ये आपका टी नॉट है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में यहाँ पे बेसिकली कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए ये ऐसा ग्राफ दिख रहा है आपको। ये सॉल्यूशन के लिए है और ये सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट है। तो बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ भी होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है आपका कि प्योर का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। डिप्रेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, प्योर का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों एक ही स्टेटमेंट बताया क्या, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, प्योर का जो होता है कम बॉइलिंग पॉइंट होता है और सॉल्यूशन का ज्यादा होता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में प्योर का ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होता है और डिप्रेशन और सॉल्यूशन का कम होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ जो है वो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीएफ जो है आपका वो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे सॉल्यूशन बना डिक्रीज हो गया पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, बताइए जरा, हो गया हो तो बताइए। सर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है उस पर फोकस करते हैं। तो जरा यहाँ देखिएगा, एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यहाँ भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है के एफ इंटू एफ। अब ये जो के एफ है यहाँ भी कांस्टेंट है और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर इसका जो दूसरा नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इन द सेम वे इस के एफ का हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। के एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन में एम आ जाएगा, ऊपर कैल्विन हो जाएगा, मोल पर केजी होगा, ऊपर आके केजी भी बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा पर मोल। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। तो एक क्वेश्चन देते हैं और फिर हो गया। अर्पित, अर्पित आर यू डन?
अर्पित, अर्पित एम आई ऑडिबल? चैट बॉक्स में ही बता दीजिए। चलिए, तो एक सवाल देता हूं मैं। What amount of C2H5OH, that means ethanol, assumed to be non-volatile, must be in 1 kg water, so that it freezes at -2 degrees centigrade. Freezing point of water is 0 degrees centigrade, and Kf for water equals to 1.86 Kelvin kg per mole. Arpit, am I audible? Arpit, are you done with this? Arpit, please speak up. Alvia and Arpit. Arpit, Arpit, am I audible? Arpit, am I audible? Sir, you're not audible. इतनी देर से बोल रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे आप। ये क्वेश्चन लिख लिया आपने?
सर एक्चुअली सर मैंने न्यू वाईफाई लगवाया है सर, वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है सर, कभी बंद हो रहा है कभी ऑन हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अलविया कुछ बोलती ही नहीं है ये। चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने? नहीं सर, सर ऊपर कर दो सर, मैंने शायद लिखा नहीं सर, समझा भी दो ऊपर। ऊपर तो मैंने ये किया है, ये वाला लिखा था आपने, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन वगैरह। हाँ सर, ये इतना हो गया था। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चलता है डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, दैट मीन्स मोलालिटी। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं के एफ, जिसको हम क्रायोस्कोपिक या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपन एम हो जाएगा, जिसका यूनिट के एफ का जो होगा केल्विन के जी पर मोल होगा। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। उसके बाद एक सवाल दिया था ये होमवर्क के लिए, पहले ये लिख लीजिए फिर बताइए मुझे। सर एक क्राइसोटोपिक कांस्टेंट है। हाँ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग थर्सडे में। तो हम लोग ओस्मोटिक ट्रेसर करेंगे, और फिर वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह कंप्लीट करेंगे, तो ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके।